जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए बहुत दिनों से ना 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई, 3-4 दिन से लगभग क्लास हुई नहीं। लास्ट क्लास हुई थी वो सिर्फ आधे घंटे की हुई थी। और उस दिन मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट कराऊं जो कि मुझे पूरा 1-1.5 घंटा ले। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी रिलेवेंट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डेफिनेटली सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और हम इस लेक्चर की थोड़ी सी पिक्युलिटीज को समझते हैं। चलिए, वाई दिस लेक्चर इज सो इम्पोर्टेंट, इसकी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 7 में रिलेशंस को, कि कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है। हमने पढ़ा 26 का ई, 26 का एफ, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया। आज हम समझेंगे सेक्शन 116। ये भी क्या करता है, किसके बारे में बात करता है, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो रिलेशनशिप जो रिलेवेंट होता है, देखिए सेक्शन 7 ऑफ बीए से बताता है। सेक्शन 7 ऑफ जो बीए से है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मेरे पेन के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है। Someone has disturbed my pens. अब समझने की कोशिश कीजिए और फोकस से और ध्यान से समझिए। अब मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को, और ऐसे टॉपिक में हम लोग आज चल रहे हैं। आज ऐसे टॉपिक को डिस्कशन होगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। क्या है, कैसे है और किस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको हम समझते हैं एक बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं बात करता हूं सेक्शन 116 की। 116 क्या बात करता है और किस तरह से बात करता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए 116 जो बात करता है, ये बात करता है किस चीज की, कंक्लूसिव प्रूफ की। मतलब ये बात करता है निश्चायक सबूत की। और मैंने आपको बताया कि जहां पे भी कंक्लूसिव प्रूफ होगा, जहां पे भी निश्चायक सबूत होंगे, वहां पे कोई एविडेंस न तो दिया जाएगा और न ही कोर्ट आपको देने देगा। क्यों? इसका रीजन मैं आपको सिंपल कर देता हूं। देखिए सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये जो प्रोविजन है सेक्शन 116, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे की पैटर्निटी को सिक्योर करना, उसके पैतृत्व को संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा देना। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा है वो उसी का है, उसी के उसके फादर उन्हीं को माना जाएगा। इस जो ये हम जो प्रोविजंस पढ़ेंगे, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आज मॉडर्न जमाने की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए देयर इज ए टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंसेमिनाइजेशन, अलग अलग लोग टर्म यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वुमन ने मेल के स्पर्म को खुद आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर लिया है बॉडी के अंदर, और उससे एक बेबी हुआ है। उससे क्या हुआ है, एक बच्चा हुआ है। तो क्या वो आदमी अभी भी फादर है उसका? देयर इज ए वेब सीरीज राणा नायडू, नेटफ्लिक्स पे है, जिसमें राणा दगुबाती होते हैं। तो राणा दगुबाती एक ऐसे ओपनिंग सीन आता है उस वेब सीरीज का। उसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में यूज कॉन्डोम होता है, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए वो महिला यूज करती है और एक बेबी को क्रिएट करती है अंडर बॉम्ब। क्या उनपे भी ये प्रोविजन लागू होगा जो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम चल रही है? देयर इज जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट इन दैट रिगार्ड, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो टॉपिक है 116 जो है, क्या ये ट्रुथ को भी, सच्चाई को भी मना कर देता है कि अगर कोई एविडेंस ऐसा है जहां पे सच बोला गया है, क्या उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन द एविडेंस? मैं उस बात पे भी पॉइंट आउट करूंगा आज के टॉपिक में कि क्या ये प्रिविलेज फादर के पास भी होता है या फिर सन के पास भी होता है। क्या 116 का रिबटल, क्या 116 को खंडन, 116 का खंडन क्या फादर भी कर सकते हैं या फिर सन भी कर सकते हैं? दोनों केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ और डिग्री ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी? समझ में आ रही है? कैसे? केस था एनडी तिवारी। थोड़े से फैक्ट समझेंगे।
एनडी तिवारी बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं कांग्रेस के। ही वाज सीएम आल्सो, उत्तराखंड के सीएम भी रहे हैं ये, उत्तराखंड या हिमाचल आई डोंट नो, लेकिन ये सीएम भी रहे हैं। ये कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं। इनका एक बेटा था रोहित शेखर, रोहित शेखर भी अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनको उनकी वाइफ ने मार दिया। अब हम यहाँ पे केस को समझेंगे कि इस टाइप के जो मामले होते हैं इसमें होता क्या चीज है और कैसे ये मामले रन करते हैं। कुछ जनरल कंडीशन है जो पहले मैं लिखवा देता हूँ और पहले मैं डिक्टेट करा देता हूँ हल्का सा, ताकि आप फिर वो 4-5 जो जनरल कंडीशन है उसी के अंदर उस प्रोविजंस को लें। मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या फादर भी इसको रिबट कर सकते हैं, क्या सन भी इसको रिबट करा सकते हैं, क्या आज कोई भी आदमी उठ के बोल सकता है कि डेट ही और शी इज माय फादर और ही शी इज माय मदर। क्या कोई भी उठ के ये बात बोल सकता है? कल को कोई आदमी बोलता है कि अमिताभ बच्चन इज माय फादर, तो क्या कोर्ट अलाउ करेगी उसे? एक बार अमिताभ बच्चन शूटिंग करने गए थे, क्या पता कल को अफगानिस्तान से कोई आए कि सर खुदा गवाह की शूटिंग में अमिताभ बच्चन वॉज देयर और मैं उनका सन हूं, दिस इज उनका प्लीज डीएनए रिपोर्ट कराने की परमिशन दी जाए। क्या कोर्ट अलाउ करेगा? ऐसे कोई भी किसी को भी कल को उठा के बोलते कि सर ही इज माय फादर, शी इज माय मदर, क्या अलाउ किया जाएगा? क्या ये सिर्फ फादर पे ही लगता है 116? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। इज इट ऑलराइट? चलिए थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा ही लिखवाऊंगा, आज समझाने का काम ज्यादा है। दिस टॉपिक इज वेरी वाइड। हेडिंग डाल लीजिए 116। There are few essential conditions. There are few essential conditions for the applicability of section 116, for the section 116। धारा 116 को लागू करने के लिए, धारा 116 को लागू करने के लिए निम्न शर्तें विहित है। धारा 116 को लागू करने के लिए निम्न शर्तें विहित है। पहला पॉइंट लिखेंगे प्लीज, पहला पॉइंट लिखेंगे, any person who was born during the continuance of valid marriage, any person who was born during the continuance of valid marriage, any person who was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, between his mother and any man, between his mother and any man। जी फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच, थोड़ा तेज लिखेंगे, किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधि मान्य विवाह के कायम रहते हुए हुआ है। विधि मान्य विवाह के कायम रहते हुए हुआ है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, and the mother remained unmarried for 280 days. The mother remained unmarried for the 280 days in case of dissolution of marriage, पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए, विवाह के विघटन होने के उपरांत माता 280 दिनों तक अविवाहित रहे, माता 280 दिनों तक अविवाहित रहे और उसका जन्म इन 280 दिनों में हुआ हो, and he was born during those 280 days, हुआ हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, it shall be conclusive proof that he is the legitimate child
he is the legitimate child of that man. It was a conclusive proof that he is the legitimate child of that man. He is the legitimate child of that man. He is the legitimate child of that man. पैराग्राफ संख्या लिखिए। तो ये इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज बालक है। इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज बालक है, धर्मज बालक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, unless it can be shown by the parties that there had been no excess at the time of begotten. पैराग्राफ लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। जब तक कि ये दर्शित ना किया जाएगी विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी जब गर्भाधान किया गया था। होता क्या चीज है और क्या प्रिंसिपल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे प्लीज, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हम समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया, एनी पर्सन हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। सबसे सिन क्वा नॉन कंडीशन क्या है यहाँ पे, मतलब कहा जाए तो यहाँ पे सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है, हियर द एसेंशियल कंडीशन इज, यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या है सर, क्या होना चाहिए पार्टीज के बीच में, एक वैलिड, सबसे पहले तो एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए, वैध विवाह होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, विधि मान्य विवाह होना चाहिए पक्षकारों के बीच में। तो सबसे पहले की बात क्या है कि अगर वैलिड मैरिज हुई है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो जो भी संतान पैदा होगी तो इसका मतलब यह है कि वो संतान किसकी है, उसका फादर कौन रहेगा, वो आदमी रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, रमेश और सुनीता, ऐसे में रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई थी सर 1/1/2024 को, 1 जनवरी को दोनों की शादी हुई, ठीक है। 1/1/2024 को उनकी शादी होती है और 1/5/2024 को सुनीता को एक हो जाता है बेबी, ठीक है ना, इनको एक सन होता है। अब रमेश कितना ही मना करे, रमेश कितना ही बोले कि यार ये सन मेरा नहीं है, लेकिन फादर कौन रहेगा हमेशा, कौन रहेगा फादर, रमेश। अब आप कहोगे सर ये तो अनजस्टिस हुआ, ये तो अन्याय है सर रमेश के साथ, रमेश के साथ अन्याय नहीं है, शादी की थी उस टाइम पे तो ज्यादा पेट नहीं आया हुआ था, तो इसलिए किसी का ध्यान भी नहीं गया। लेकिन जब 5 महीने बाद बेटा हुआ, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि ये जो प्रोविजन है ये है कंक्लूसिव प्रूफ। और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि अगर ये 2 शर्त ऊपर की, जो पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने आपको लिखवाए, अगर ये शर्त फुलफिल हो जाती है, या अगर ये 2 शर्तें पूर्ण हो जाती है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि सर रमेश को कोई एविडेंस देने अलाउ नहीं किया जाएगा। पर्पस क्या है इस चीज का, और आप पूरे प्रोविजन को समझेंगे, पर्पस ये है बच्चे का कि सर उसको बास्टर्डाइजेशन से बचाना है, ठीक है। कल को उस बच्चे के ऊपर कोई ऐसे ना उंगली कर दे कि भाई तेरे तो कोई फादर ही नहीं है, क्योंकि देखिए सोशल स्टेटस जो होता है वो फादर के नाम से होता है, अपनी पैट्रिकल सोसाइटी है ना, अपनी क्या है सर, पैट्रिकल सोसाइटी, क्योंकि हम मिताक्षर हिंदू लोग फॉलो करते हैं, करते नहीं करते। अब दया भागा करते उधर का होता, अगर नॉर्थ ईस्ट का होता तो हमारे कोई इश्यू भी नहीं था,
क्योंकि माँ के नाम से आप कुछ जाने जाते हो, ठीक है, लेकिन हम पेट्रिकल सोसाइटी के लोग हैं। यहां पे बहुत लार्जर इंटरेस्ट है इस प्रोविजन का कि बच्चे की पेटर्निटी उसके फादर के नाम के साथ ही जाएगी, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। चलो आप बच्चे का भविष्य तो बचा रहे हो, लेकिन एक जो रमेश है, इस रमेश की क्या गलती है? अब रमेश को जिंदगी भर उसका मेंटेनेंस भी पे करना है, मेंटेन करना पड़ेगा ना बच्चे को। अब जो उसको पता है कि क्या वो रमेश जिंदगी भर मेंटेन कर पाएगा उसको? डाइवोर्स देगा तो बच्चे का मेंटेनेंस अलग से देना पड़ेगा, तो रमेश तो फंस गया। क्या किया जाए इसे सॉल्यूशन में? बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। एक तरफ आपके पास में बच्चे का इंटरेस्ट है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो नॉन सुई जेनरस होते हैं। नॉन सुई जेनरस का मतलब होता है कि द चाइल्ड आर नॉन सुई जेनरस। एक हमेशा मैक्सिम याद रखना, नॉन सुई जेनरस मतलब बच्चे जो होते हैं ना सर, उनका गार्जियन कौन होता है? स्टेट होता है। राज्य उनका गार्जियन है। उनका अभिभावक कौन है? इनके अभिभावक होते हैं राज्य। अगर किसी बच्चे का राज्य अभिभावक है तो वो कभी चाहेगा राज्य कि उसका अभिभावक छिन जाए? तो कोर्ट क्या करती है? बैलेंस ड्रॉ करती है बिटवीन दीज टू केसेस। एक केस पढ़ाऊंगा मैं आपको भी, वो केस हम डिस्कस करते हैं। केस का नाम है सेतु वर्सेस पालिनी। अब इस केस के फैक्ट सुनिए आप, और डिफरेंट हाईकोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है हम इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। द टॉपिक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, टॉपिक आसान सा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, डिफिकल्ट बनाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। केस का नाम है सेतु वर्सेस पालिनी, 1925 का केस है। दिस इज जजमेंट ऑफ 1925। अब सेतु वर्सेस पालिनी में होता क्या है ये सुनिए कि सर एक हिंदू वुमन होती है, उसने मैरिड उसकी शादी होती है एस से, ठीक है। एक हिंदू वुमन होती है, इसकी शादी होती है एस से इन द अक्टूबर 1903। अक्टूबर 1903 में इनकी शादी होती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है सर? फिर ये क्या करती है? मान लीजिए ए नाम है उस वुमन का, उस औरत का नाम क्या है? उस महिला का नाम है ए। अक्टूबर में 1903 में उसने शादी करी एस से, फिर उसने सेम एस को डाइवोर्स दे दिया, उसको ही डाइवोर्स ग्रांट कर दिया इन जून 1904, ठीक है। आगे देखिए, फिर वो क्या करती है सर? एक टी नाम के आदमी से शादी करती है जुलाई में, ठीक है। और एक बेबी पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है सितंबर 1904 में। टी रिफ्यूज कर देता है कि भैया ये मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, कर देता है सर, मना कर देता है। कोर्ट केस में हेल्ड करता है, कोर्ट उसमें ये हेल्ड करता है कि ये आप ही का बच्चा माना जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी हो रही नहीं हो रही है। क्योंकि पहली कंडीशन क्या बोलती है? एनी पर्सन हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज, लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता और किसी पुरुष के बीच विधि मान्य विवाह के कारण रहते हुए हुआ है। ऐसा होता है सर। मैटरनिटी जो होती है वो एक फैक्ट होता है। मैटरनिटी क्या होती है? मैटरनिटी इज अ फैक्ट, बट पैटर्निटी इज सर्मिस। मतलब मातृत्व तो एक तथ्य है, लेकिन पितृत्व क्या है सर? अनुमान है। अरे पिता कौन है, ये तो अनुमान ही लगा सकते हैं ना। एक महाराज चल रहे हैं ना आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर, उनसे कोई भी सवाल पूछ लेता है। एक महाराज चल रहे हैं ना, अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनसे कोई भी पूछता है कि इसका क्या प्रमाण है कि तुम अपने ही पिता की औलाद हो, वो लारे घुमा के इसी बात को बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पैटर्निटी क्या है सर? एक सिर्फ एक अनुमान है।
आप बताइए, पैटर्निटी एक अनुमान है या नहीं है? कोई मूवी थोड़ी चल रही है सूर्यवंशम, तो अमिताभ बच्चन की तरह अमिताभ बच्चन का बेटा भी उसी की तरह दिखेगा? सब अनुमान ही है, क्या है बताइए? लेकिन मातृत्व तो एक तथ्य है ना, क्योंकि उसी माँ ने हमें पाला है। तो जनरल बात क्या है कि ये जो जितने भी प्रोविजंस है, इनका एक उद्देश्य है कि बच्चे को कभी भी सोसाइटी में वो फेस ना करना पड़े जो जनरली बच्चा फेस करेगा अगर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे तो, और उसके पास पिता का नाम नहीं होगा तो। पर्पस लिखिए इसका, इस प्रोविजन का। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हेडिंग डालिए, द पर्पस ऑफ सेक्शन 116। द पर्पस ऑफ सेक्शन 116। पहला पॉइंट लिखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहला पर्पस लिखिए, द पर्पस ऑफ सेक्शन 112 is to promote social justice. 116, the purpose of section 116 is to promote social justice. धारा 116 का उद्देश्य सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने से है। 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 सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट, it is the responsibility of court to preserve the legitimate paternity of child, to preserve the legitimate paternity of child। ये न्यायालय का कर्तव्य है कि ये न्यायालय का कर्तव्य है कि ये न्यायालय का कर्तव्य है कि किसी बालक की, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि किसी बालक की वैध पैतृत्व को वैध वैध पैतृत्व को संरक्षित करना। लिखिए, सेक्शन 112 nowhere talks about section 112 nowhere talks about consensual intercourse, nowhere talks about consensual intercourse and the process by which child is born, and the process by which child is born। लिखिए, धारा 116 सहमति से किए गए संभोग के बारे में बात नहीं करता है। सहमति से किए गए संभोग के बारे में बात नहीं करता है, और न ही उस प्रक्रिया के बारे में बताता है, और न ही उस सहमति से किए गए संभोग के बारे में बात नहीं करता है, और न ही उस प्रक्रिया के बारे में बताता है, और न ही उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे बालक का जन्म हुआ है, जिससे बालक का जन्म हुआ है। जिससे बालक का जन्म हुआ है। जिससे बालक का जन्म हुआ है। चौथा पॉइंट होगा, लिखिए, the purpose of section 116 the purpose of section 116 the purpose of section 116
is to prevent the child from bastardization, 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 prevent the child from bastardization. धारा 116 का उद्देश्य बालक को, धारा 116 का उद्देश्य बालक को जारजत्तु की घोषणा से बचाने का है, जारजत्तु की घोषणा से बचाने का है, जारजत्तु की घोषणा से बचाने का है, जारजत्तु की घोषणा से बचाने का है। बास्टर्डाइजेशन, जारजत्तु क्या होता है? जैसे किसी के पेरेंट नहीं है ना, यू बास्टर्ड, तो उसका मतलब क्या होता है? यू डोंट हैव एनी पेरेंट्स, यू डोंट नो हु इज योर पेरेंट्स। कहते हैं ना, लोग बहुत गाली दे देते हैं इंग्लिश में, तो मतलब ये होता है कि जारजत्तु वाली बात कर रहे हैं, मतलब आपके माता पिता कौन है आपको नहीं पता, वहां पे गाली का उद्भोग किया जाता है। क्या होता है, तुम मेरे जितने भी प्रोविजन तुम पढ़ोगे ना, इन सब 116 का उद्देश्य यही है कि बच्चे को हमेशा एक सोसाइटी में रहने के लिए, वो गोल जो है सोसाइटी में उसमें रहने का, उसको अचीव करने के लिए ही वो सारी चीज रखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखिए, कौन सा पॉइंट होगा? 5वां, 5th पॉइंट में लिखिए, ए चाइल्ड कैन नॉट बी bastardized, a child cannot be bastardized only because there was no consent between the mother, there was no consent between the mother and father, there was no consent between the mother and father regarding the birth of child, consent between the mother and father मत करो, regarding the mother and person, क्या लिखेंगे? regarding the mother and person with respect to birth of child, with respect to birth of child, with respect to birth of child. एक बालक सिर्फ 5 मिनट की, एक बालक सिर्फ इस वजह से जार तत्व नहीं हो जाएगा कि, एक बालक सिर्फ इस वजह से जार तत्व नहीं हो जाएगा कि उसके जन्म को लेकर उस व्यक्ति तथा उसकी माता के मध्य कोई सहमति हुई थी। उसके जन्म को लेकर उस व्यक्ति या उसकी माता को लेकर कोई सहमति हुई थी। देयर इज ए केस, अभी अपनी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं? आप नाम बता पाएंगे मुझे उनका? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? नहीं, इंदु मल्होत्रा तो कहाँ बनेंगे? कौन बनेंगे पहली प्रथम चीफ जस्टिस फीमेल? बीबी नागरत्ना, जस्टिस बीबी नागरत्ना। जस्टिस बीबी नागरत्ना के जो फादर थे वो भी चीफ जस्टिस थे। जस्टिस बीबी नागरत्ना के जो फादर थे, ही वाज आल्सो चीफ जस्टिस। देख लीजिए, अब चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड होने वाले हैं, एक महीना बचा है इनका बस। 11 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी जगह कौन आ रहा है? नहीं, मैंने तो बताया बीबी नागरत्ना, लेकिन कोई और आ सकता है क्या? कोई है बीच में? सीनियरिटी को देखिए, सेकंड कौन है अभी? इनके जो फादर हैं, ही वाज आल्सो ए चीफ जस्टिस। बीबी नागरत्ना के जो फादर हैं, वो भी एक चीफ जस्टिस रहे हैं। संजीव खन्ना बता रहे हैं, तो हाँ, सीनियरिटी में तो वही है, संजीव खन्ना ही है, शायद संजीव खन्ना ही बनेंगे। देखिए कौन बनेगा। और इनके जो फादर हैं वो ES वेंकटरमैया, वो भी क्या थे? चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। इनके जो फादर हैं वो भी कौन रहे? चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। जो बीबी नागरत्ना, जब ये कर्नाटका हाईकोर्ट में थे, बीबी नागरत्ना कर्नाटका हाईकोर्ट से आए हैं, ठीक है ना, कर्नाटका हाईकोर्ट। तो इनके फादर जो थे, इनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ और कुछ बातें क्लियर करता हूँ इनकी रिगार्डिंग। देखिए, बीबी नागरत्ना जब कर्नाटका हाईकोर्ट में थे,
सुप्रीम कोर्ट जब नहीं गए थे तो इन्होंने एक जजमेंट दिया था इसी के रिगार्डिंग, उसको जजमेंट का नाम लिखिए। बेसिकली हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट पूछा नहीं जाता, लेकिन उनकी जो बात थी आप उसको कहीं ऐसे वगैरह में कोट कर सकते हो। जब आप कहीं ऐसे लिखेंगे ना, निबंध आएंगे अपने आरजेएस में, तब आप उनकी बात को कोट कर दीजिएगा। किसका नाम है? के संतोषा पूरा कैपिटल में लिख देता हूं मैं, के संतोषा वर्सेस कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन, दो 2021 का जजमेंट है ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, और जजमेंट जो दिया है वो ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने दिया है। ठीक है, लिखिए इसमें जो बोला वो लिखिए, लिखिए there cannot be illegitimate children, there cannot be illegitimate children, there cannot be illegitimate children, rather rather there can be, rather there can be illegitimate parents, rather there can be illegitimate parents, rather there can be illegitimate parents। कोई बालक अवैध नहीं होता है, कोई बालक अवैध नहीं होता है, बल्कि 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 उसके अभिभावक अवैध होते हैं, जबकि उसके अभिभावक अवैध होते हैं, जबकि उसके अभिभावक अवैध होते हैं। बच्चा कैसे अवैध हो सकता है? हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि वो बच्चा लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। कल को मान लीजिए पैटर्निटी को चैलेंज किया बिफोर द कोर्ट कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज नॉट लेजिटिमेट, तो सवाल ये है कि बच्चा लेजिटिमेट नहीं है, पेरेंट्स के एक्ट्स जो थे वो थे इलेजिटिमेट, उनके जो पेरेंट्स ने, जो अभिभावकों ने जो कार्य किए हैं वो क्या है? वो अवैध है। आप बच्चे के ऊपर बच्चे को अवैध क्यों बता रहे हो? तो बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की क्या फॉल्ट है इन सब में? ये तो उसकी माँ की फॉल्ट है, या फिर जो आदमी जिसके साथ में रिलेशंस बनाए उसकी फॉल्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, वेयर इन केस ऑफ वेयर इन केस ऑफ वेयर इन केस ऑफ वेयर इन केस ऑफ a wife without the consent without the consent without the consent of without the consent of her husband, without the consent of her husband, take his sperm take his sperm take his sperm and get artificial insemination, take his sperm and get artificial insemination, artificial insemination, what would be the status of child? What would be the status of child? यदि कोई महिला, what would be the status of that child? What would be the status of that child? What would be the status of that child? ये केसेस कब आते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। एक गुजरात हाईकोर्ट का केस था अभी, उसका हस्बैंड 15 साल से बेड पे पड़ा हुआ है। मैं आपको केस का नाम भी लिखवा दूंगा इसका। 15 साल से बेड पे है। वाइफ चाहती है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू वी विल एक्सट्रैक्ट हिज स्पर्म और उससे मैं कृत्रिम गर्भाधान करवा के मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 116 जो लिखा हुआ है, 116 में कहीं पे भी ये तो नहीं दिया हुआ ना कि क्या तरीका यूज किया जाएगा, what method should be used। कहीं भी लिखा हुआ है तरीका? मेथड तो कहीं नहीं लिखा हुआ। जब कहीं पे मेथड नहीं लिखा हुआ है, जब कहीं पे तरीका नहीं लिखा हुआ है,
तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? हाउ वुड यू डिटरमाइन इट? हाउ वुड यू डिटरमाइन इट? हिंदी में लिखिए। यदि एक पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पति के सहमति के बिना अपने पति के सहमति के बिना वीर्य को प्राप्त करती है और कृत्रिम रूप से गर्भाधारण करती है और कृत्रिम रूप से गर्भाधारण करती है गर्भधारण करती है और कृत्रिम रूप से गर्भधारण करती है, क्या उस परिस्थिति में भी धारा 116 लागू होगी? क्या उस परिस्थिति में भी धारा 116 लागू होगी? धारा 116 लागू होगी। जजमेंट का नाम लिखिए जी। दिस इज द जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, स्तुति राकेश पेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अभी केस ना कोविड के टाइम पे आया था। स्तुति राकेश पेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। शास्त्री सपा। दिस इज जजमेंट ऑफ 2021। अब इस केस के इफेक्ट सुनिए क्या होता है इस केस में। इस केस में ऐसा होता है देयर इज ए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, वाइफ जो होती है वो क्या करती है, जो वाइफ होती है इसके जो पति होते हैं ये मौत की कगार पर है कोविड के टाइम पे। वाइफ हाईकोर्ट अप्लाई करती है और जाके बोलती कि सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, कृत्रिम गर्भाधान करवाना है पति का क्या करवाना है, कृत्रिम गर्भाधान, और पति का स्पर्म चाहिए। हाईकोर्ट से परमिशन मांगती है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल अलाउ नहीं करते इस चीज को, कोई डेथ बेड पे है तो उसका स्पर्म लिया जाए। तो इस केस में क्या होता है, वाइफ क्लेम करती है कि भैया पति जो है वो मृत्यु के कगार पर खड़े और कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, जाके बाहर पानी भी चाहिए। तो वाइफ कन्विंस करती है कोर्ट को कि वो आईवीएफ के थ्रू, आईवीएफ जानते हैं आप लोग क्या होता है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है, उसके थ्रू उसको मां बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कल को अगर पति चले भी जाए तो उनकी एक निशानी पीछे रहे, और इसलिए वो हाईकोर्ट अप्लाई करती है। उसमें हाईकोर्ट भी ये क्लेरिफाई और ऑर्डर देती है। हाईकोर्ट क्या बोलती है इस केस के अंदर वो थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि देखिए कोई रिटर्न कंसेंट थोड़ी ना है हस्बैंड की। क्या हस्बैंड ने कोई कंसेंट दी है? हस्बैंड तो कोमा में गया हुआ है, समझ में आई बात। हस्बैंड की तो हालत बहुत ही खराब है। तो हाई कोर्ट बोलता क्या है इसमें, थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लीजिए। लिखिए, ड्यू टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस the honorable high court the honorable high court has permitted the honorable high court has permitted honorable high court has permitted the petitioner wife the petitioner wife the petitioner wife to collect the sperm to collect the sperm to collect the sperm to collect the sperm
देखिए, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अभिनत किया कि उच्च न्यायालय ने अभिनत किया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने अभिनत किया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने अभिनत किया कि ऐसे मामले में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा मां बनने का सौभाग्य, मां बनने का अधिकार होना चाहिए, मां बनने का अधिकार होना चाहिए, मां बनने का अधिकार होना चाहिए, मां बनने का अधिकार होना चाहिए। एक लाइन और लिख लीजिए, द वुमन हैज राइट टू बिकम ए मदर, द वुमन हैज राइट टू बिकम ए मदर। वही सर कोविड का केस था और हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, उसने यही अपील की कि नई नई शादी हुई थी इनकी, ठीक है। देयर इज ए केस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केस है ये। और अब जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है उसका आंसर लिख लीजिए, जो क्वेश्चन लिखवाया है उसका आंसर लिख लीजिए। लिखिए सेक्शन 116 देखिए सेक्शन 116 has been the same part of section 112 धारा 116 पुराने अधिनियम से लिया गया है and is a part of old अधिनियम अधिनियम ही लिखना है, एक्ट नहीं लिखाऊंगा। अब अधिनियम ही बोलेंगे, एक्ट नहीं बोलना है। is a part of old अधिनियम and due to this the legislature has failed to visualize और इसके कारण विधायिका इस बिंदु की कल्पना करने में असमर्थ रहा है कि that modern insemination technologies now has been the part of our society. The modern insemination technologies now part of society, such as IVF. The modern insemination technologies are now the part of society. असफल रहा है कि वर्तमान में आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकें जैसे कि IVF प्रचलन में है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 is silent upon such point भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस बारे में कोई कथन नहीं करता। जब इनको जोड़ देना चाहिए था ना कि अब जो भी मॉडर्न इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी होने लगी है उसमें भी ये लागू होगा प्रावधान, इनको बताना चाहिए था ना। क्योंकि देखिए कंसेंट की बात नहीं करता है पूरा सेक्शन 116, करता है कहीं पे भी कंसेंट की बात। आप पूरा 116 को पढ़ लीजिए, वो कहीं पे भी कंसेंट का जिक्र नहीं करेगा कि कंसेंशल से हुआ है। इसलिए मैंने लिखवाया था
कि देखिए कंसेंसुअल सेक्स की बात नहीं कर रहा है, सहमति के साथ में जो भी आप संभोग कर रहे हैं उसकी बात, या फिर समागम कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा है 116। तो मतलब दीज प्रोविजंस, अगर जो नया एक्ट लेके आए हैं ये लोग, तो कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने पूरा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का जिक्र करना चाहिए था इनको कि आईवीएफ से भी अगर हो रहा है तो आईवीएफ को भी वही समझा जाए। समझ में आ रही बात? क्या होता है ना, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तुम लोग सब 18 से प्लस हो ना। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल लोग क्या करते हैं, एक्स फ्रीज करा लेते हैं अपने, जैसे 30 का 31 का 32 का, वो क्या कराते हैं अपने वुमन अपने एक्स फ्रीज करा लेते हैं, और मेल क्या करते हैं अपने स्पर्म को सेट, वो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। समझ में आई बात? प्रिजर्व कर लेते हैं और हॉस्पिटल में फॉर्म भरते हैं कि कभी भी इसको जरूरत पड़े तो इसको अलाउ किया जाए। मान लीजिए एक आदमी की डेथ हो गई, आज उसके पास बहुत सारी वेल्थ है, उसकी शादी की थी उसकी वाइफ के साथ में, अब वो आदमी तो जा चुका है ना सर, फिर जाके हॉस्पिटल से अगर उस प्रोसेस के थ्रू अगर वो वाइफ गई और उसने जो स्पर्म को वो करवा रखा था, फ्रीज करवाया हुआ था, या फिर अगर वाइफ की डेथ हो जाती है उसने जो एक्स को फ्रीज करा रखा था, अगर उससे अगर वो लोग जनरेट करते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ में, ये जो प्रोविजन तो तब का बना हुआ जब 1872 में कुछ थी नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो इनको कुछ करना चाहिए था। डोंट थिंक सो कि इन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट मार दिया प्रोजेक्ट को। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नाम लिखा है कहीं पे? आईवीएफ हो गया, एक्स फ्रीज हो गया, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी भविष्य में, अरे भविष्य में तो क्या क्या आने वाला है, तो फिर ये प्रोविजंस का स्टैंड करेंगे। तुमको बच्चे का भविष्य बनाना है, बचाना है, आप बचाइए, लेकिन 116 में इनोवेशन तो लेके आइए। आपने कह दिया कि पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड वी हैव टू सिक्योर, मान लिया हमने कि हमें भी सिक्योर करना है, लेकिन आप ये सारे प्रोविजंस को तो ऐड कीजिए। आप बताइए, कल को अगर इसके जो केस है स्तुति वाला, ये तो चलो कोर्ट के थ्रू हो गया, लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू नहीं जाती है और क्लिनिक से बात करते हो, क्लिनिक वाले बोलते हैं कि ठीक है, अब अपने हस्बैंड को बोले कि स्पर्म दीजिए हमें, और उसी स्पर्म के उसी टाइम बच्चा कर लेते अगर ये लोग, तो क्या फैमिली वाले अलाउ करते? बोल देती फैमिली कि एट द टाइम ऑफ बी गोटन, वो तो कोविड में था, कैसे कर सकता था बच्चा? तो फिर ये प्रोविजंस का फिर मतलब क्या है? जब आप भैया, जब ये बनाया था 1872 में, उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब जब थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। एक लाइन ऐड कर देते कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से अगर कोई चीज हुई है और वो चीज प्रूव हो जाती है तो वो भी कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी, एक पॉइंट ऐड कर देते। क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम आज नहीं आई है, लेकिन डोंट यू थिंक ये प्रॉब्लम कल नहीं आएगी? ये प्रॉब्लम तो आएगी ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो बहुत बड़ी चीज है, आईवीएफ कितना चल रहा है। अरे लोग तो ये भी डिटरमाइन कर लेते हैं बाय द एक्स की वो कितने फर्टाइल है। आईवीएफ में आपको ट्विंस करने, सिंगल बेबी चाहिए, ट्रिपलेट चाहिए, उसका भी फिक्स हो जाता है। अगर आप 2 एक्स रखेंगे तो ट्विंस होंगे। जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट कर रही है तो भाई तुम एक्ट बना रहे हो तो उसमें एक लाइन जोड़ दो यार। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? तो मैं इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करता हूँ इस प्रोविजन का, क्योंकि तुमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं करी, तुमने तो वही 1872 वाला एक्ट छाप दिया। इन्होंने क्या चेंज किए सेक्शन के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो पहले जो था 112, इसमें पुराना डायरेक्ट होना तो देखना, दिस इज द एविडेंस एक्ट 1872, दिस इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले सर यहाँ क्या था, एक वर्ड था सन, ही इज नॉट द लेजिटिमेट सन हियर, रादर ही इज द लेजिटिमेट सन। लो पढ़िए 112 पढ़िए इसमें। अब ये सन नहीं रखा इन्होंने, अब इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, बस इतना सा चेंज किया इन्होंने। पहले इसका क्रिटिसिज्म ये होता था कि भाई सन होगा तो ही होगा क्या, अगर डॉटर हो गई तो क्या डॉटर लेजिटिमेट नहीं रहेगी? मतलब फिर हाँ, इसका मतलब तो ये हो गया कि डॉटर क्या नहीं रहेगी, लेजिटिमेट, ओनली सन इज लेजिटिमेट, द डॉटर इज नॉट लेजिटिमेट। आप ये बात समझिए, क्या सन ही है लेजिटिमेट, डॉटर लेजिटिमेट नहीं है, क्या डॉटर को लेजिटिमेट रहने का हक नहीं है? बात समझिए आप। अरे नहीं, मूवीज वो तो बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है ऐसा,
जो गुड गुड न्यूज जो मूवी बता रहे हैं ना आप, अभी जो आई थी अक्षय की और दिलजीत की, इट्स वो भी एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल होता है। उसमें भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही था, आईवीएफ से किया था, लेकिन उसकी जो रेयर कंडीशन थी वो एक, उसमें ऐसा होता है कि एक सिंगल स्पर्म के, उसमें ऐसा होता है, अरे नहीं मैं उससे किस, वो तो फालतू मूवी बनाई। लेजिटिमेट रहेगा, 116 का प्रेजम्पशन है ना भाई, ये तो 116 का प्रेजम्पशन तो स्ट्रॉन्ग है ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आज वो आदमी कोविड के बेड पे पड़ा हुआ है, कल को घर वाले बोल नहीं सकते कि जब ये प्रेग्नेंट हुई, मेरा हमारा बेटा तो बेड पे था, डेथ बेड पे था, वो उसने कैसे किया कुछ, क्योंकि 280 डेज की साइकिल होती है ना पूरी, जो 9 महीने रखते हैं अपन, 280 दिन की साइकिल होती है। क्या पता 15 दिन से बेटा एडमिट हो, आज वाइफ प्रेग्नेंट है, तो घर वाले पूछेंगे नहीं क्या कि ये कैसे हो गया, ये कब हो गया? वो तो फिर कोर्ट जाके बोल देंगे कि देयर वाज नो एक्सेस, वो तो बोल देंगे इसका कोई आशिक रहा होगा। आप समझ रहे हैं, हमारी सोसाइटी को देख के इन प्रोविजंस को जो बनाते हो आप, इन प्रोविजन को बेसिकली उस तरह से क्रिएट करो कि जो फ्यूचर में काम आए। तो अगर ये कोर्ट नहीं जाती स्तुति, देन तो इसके जो रिपरकशन होते हैं उसको कौन देखता है उन सबको? हु विल सी द रिपरकशन ऑफ दीज प्रोविजंस? 2 दिन तक रिग्रेस इंटरव्यू के बाद ना मेरा गला बिल्कुल चौक हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी ठंड आने लगी ना। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद क्लास हुई, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे अल्टीमेट खुशी पढ़ा के मिलती है। ये जो इंटरव्यू में तो क्या ही खुशी, ठीक है अपना एक वो प्रोसेस होता है, बच्चों का भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि तैयारी कैसे चल रही है लोगों की, लेकिन जो अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है मेरी, सिर्फ पढ़ा के है। आप लोगों से मेरी खुशी है। देखो, तो बात समझ में आ गई कि इन प्रोविजंस के लिए भी कुछ इनको करना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा ना, सोसाइटी सफर करेगी। अगर ये लोग थोड़ा सा दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर क्यों लॉ कमीशन खोल के बैठा है? मत बंद कर दो लॉ कमीशन। जब आप एक लॉ के ऊपर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप इतना सा रिसर्च करते हो कि सन को क्या कर दिया जाए, चाइल्ड कर दिया जाए। ये भी किसी बुक ऑथर ने लिखा होगा बुक में, तो इनको याद आ गया कि हाँ यार ये भी ठीक है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप क्या बदलाव कर रहे हो, आप उसको भी तो देखिए ना। आईवीएफ को आप लोग नहीं लेके आए, स्तुति वाले केस को आप लोग नहीं लेके आए। तो इन सब केसेस से क्या होता है ना सर, इन सब केसेस का एक ड्रॉबैक ये होता है, इन सब केसेस का एक ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है हमें, अल्टीमेटली द सोसाइटी विल सफर ड्यू टू दिस। फिर एक सोसाइटी में कोई ऐसा केस आएगा जब वो सोसाइटी कोर्ट जाएगी, फिर कोर्ट जाके चलिए एक केस लिखिए। कैन द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सेक्शन 116, कैन द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कैन द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सेक्शन 116, can the conclusive proof of section 116 be rebutted by, can be rebutted by DNA report, can be rebutted by DNA report? क्या धारा 116 का निश्चायक सबूत, क्या धारा 116 का निश्चायक सबूत, क्या धारा 116 के निश्चायक सबूत को, क्या धारा 116 के निश्चायक सबूत को डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से खंडित किया जा सकता है? डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से खंडित किया जा सकता है, डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से खंडित किया जा सकता है। डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया जा सकता है? खंडित। आप सर डीएनए रिपोर्ट दे रहे हो, मान लीजिए आप, अब इंडिया में तो क्या है ना, डीएनए रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वो आदमी ने क्या किया भाई, भारत, वो भाई उसने उसने क्या किया, तो सब ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड का सैंपल लिया, या फिर उसने हेयर ले लिया जिसके ऊपर शक था उसको कि भाई दैट ही इज और शी इज नॉट माय चाइल्ड। उसने बाल का टुकड़ा लिया, अपने कपड़ों में रख के, उसके बाल का टुकड़ा अपने कपड़ों में रखा, सीधे सीधे चला गया दुबई। अब दुबई जाके उसने डीएनए का रिपोर्ट करवा लिया, और डीएनए रिपोर्ट उसने खुद का भी खून दे दिया वहां पे, और वो बाल का दे दिया टुकड़ा। वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी थी दुबई के अंदर, उससे पता लग गया कि यार इंडिया में तो परमिट नहीं है डीएनए रिपोर्ट। वहां जाके पता लगा कि डीएनए रिपोर्ट आ गई उसके पास। अब वो डीएनए रिपोर्ट दिखा रहा है कोर्ट में लाके, सर ये दुबई में मैंने डीएनए रिपोर्ट कराया था, और प्राइमा फेसी मेरे को पता चल गया कि दैट ही और शी इज नॉट माय सन और डॉटर। प्राइमा फेसी उस कोर्ट को प्रूव कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या कोर्ट अलाउ करेगा? क्या कोर्ट 116 को रिबट करने देगा, खंडन करने देगा 116 का? क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन अल्टीमेटली जो फिर जस्टिस कहां हो पा रहा है?
भाई तुम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे पास डीएनए रिपोर्ट है तो इससे तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ हो सकता है क्या? भाई डीएनए रिपोर्ट पे डाउट है तो एक जगह और करा लो डीएनए रिपोर्ट। आज वही मेडिकल कंडीशन है किसी की खराब, ठीक है ना, एक डॉक्टर को दिखा लिया, दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया, 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करते नहीं करते अपन, तब जाके फिर एक फैसला लेते हैं, अफर्म होते हैं जब 4 लोग कहते नहीं वो अच्छा है, फिर ऑपरेशन में वही करवाते हैं और बाकी इलाज में कराते हैं, कितना ही महंगा हो। यही होता है। अरे कोचिंग भी ऐसे ही है, एक से पूछ लिया, 2 से पूछ लिया, 3 से पूछ लिया, फिर पढ़ाते वही है जहाँ सबसे बेस्ट हो। तो हेल्थ हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज है, तो आदमी को क्या चाहिए? बेस्ट। क्या चाहिए आदमी को? बेस्ट। कपड़े भले से थोड़ा सा हम लिवाइस से नहीं खरीदेंगे, लोकल शॉप से खरीद लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन क्या चाहिए आदमी को? परफेक्ट चाहिए और बेस्ट चाहिए। तो वैसे ही सर डीएनए रिपोर्ट थी। अब डीएनए जो रिपोर्ट है, क्या उसको रिबट कर सकते हैं? क्या उसका खंडन हो सकता है? सवाल ये है, उसको समझना इस कहानी को। एक और क्वेश्चन लिखिए, कैन ए पर्सन ऐसे लिखिए, कैन वी कंपेल ए पर्सन to give sample for DNA testing? Can we compel a person to give samples for DNA testing? क्या हम किसी व्यक्ति को डीएनए सैंपल के लिए, क्या हम किसी व्यक्ति को डीएनए सैंपल देने के लिए लिखिए, डीएनए सैंपल देने के लिए विवश कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे लिखिए, discuss the approach of court in case of civil and criminal matters. Discuss the approach of court in case of civil or criminal matters. लिखिए, न्यायालय का सिविल और डांडिक मामलों में क्या दृष्टिकोण रहेगा, इस पर विवेचना कीजिए। डांडिक मामलों पर क्या दृष्टिकोण रहेगा, इस पर विवेचना कीजिए। अब सर 2 सवाल मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, सुनिएगा। ये 2 सवाल, वी हैव डिस्कस्ड दीज 2 क्वेश्चंस विद यू। देखिए, जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं, हमेशा याद रखिए, जब भी आप मेंस का आंसर लिखना चाह रहे हैं, मेंस के आंसर लिखते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपने जितना पढ़ा है, जितना ज्यादा आपको पढ़ाया गया है, उससे क्या होता है ना, आपका माइंड ओपन होता है। अगर मैं आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाऊंगा तो आपका माइंड भी उतना ही लिमिटेड रहेगा, उतना आपका माइंड का स्कोप भी उतना ही रहेगा। तो मैं जितना ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा, आपका माइंड उतना ही खुलता जाएगा चीजों को लेकर। और देखिए, जुडिशियल माइंड जब तक नहीं आ पाएगा जब तक हम चीजों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हमें डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर लो अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, तो हमारा फिर काम चलने वाला नहीं है, न एग्जाम में चलेगा ना कोर्ट में चलेगा। और नहीं आप टीचिंग करो या कुछ भी फील्ड में जाओ, आपकी जो इच्छा है। जब भी आप कोई चीज का आंसर्स लिख रहे हैं तो हमेशा अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाइए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे आंसर्स लिखेंगे। अपने आंसर राइटिंग की स्किल्स जब इंप्रूव होती है, जब हम खुद से विचार जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आप खुद से विचार जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के 4 विचार नहीं लेके आएंगे उस आंसर के अंदर, जब तक आप खुद के स्वयं के विचारों को उस पर नहीं ढालेंगे, आप आंसर अच्छा नहीं लिख सकते। आप सिर्फ डायरेक्ट लिख के आओगे, ये सोचते हो कि सिर्फ डायरेक्ट लिखने से नंबर मिल जाते हैं। नंबर मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप अपने विचारों को लिखे। जैसे ठीक है, लो में तो आपको डायरेक्ट लिखना है, मान लिया मैंने बात, लेकिन कभी कहीं पे अगर बड़ा सवाल है और उसका कंटेंट छोटा है, तो फिर आपको खुद के विचार लेके आने पड़ेंगे ना। या हमेशा ये थोड़ी होगा सवाल एग्जाम में कि 6 नंबर में 6 नंबर लाइक सवाल पूछ लिया हो, 6 नंबर में हो सकता है ना 2 नंबर लाइक सवाल पूछा हो, ऐसा होता ही है। या फिर जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग में आपके विचार कितने खुले हुए हैं, दिमाग जब खुला रहेगा तब क्या होगा, तब विचार आप लिखेंगे। और जब आप खुद के विचार लिखने स्टार्ट करेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे को सिर्फ नंबर इस बेसिस पे दे दिए जाए एग्जामिनर द्वारा कि मैं डायरेक्ट लिख के आया हूं और मैं जो पढ़ाया वो मैं उस चीज को लिख के आया हूं, तो फिर वो चीज गलत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट और ऑर्डिनरी स्टूडेंट में ये बात का अंतर देखा है। वो सिर्फ लिमिटेड ही बोलते हैं जितना उसको पूछा जाए। जैसे कल हम इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने पूछ लिया, एक ह्यूमन राइट किया हुआ था एक लड़की ने,
तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स में एलएलएम था उनका, तो हमने पूछ लिया कि जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, कि सर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए होता है, जो भी वॉर की कंडीशन होती है तो उनके ध्यान रखना होता है उनके ह्यूमन राइट्स का। मैंने बताया कि अब जैसे अभी गजा में वार चल रही है, गजा की वार हो गई, या फिर अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो जो वॉर हो रही है कि यहाँ पे क्या यूएन ह्यूमन राइट्स का सही में उतना रोल है? यूएन की एड के अलावा और क्या काम है ह्यूमन राइट्स का? क्या सही में प्रोटेक्ट हो रहे हैं राइट्स? कितने लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा उस जगह से? या फिर जो 8 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था फ्रॉम द साइड ऑफ गजा टू इजराइल, उसमें कितने लोग अभी भी हॉस्टाइल है उनके पास में, हॉस्टेजेस है उनके पास में? तो क्या ह्यूमन राइट्स वाकई में अपना काम कर रहा है? बहुत से बच्चे हैं जो जवाब दे पाते हैं, बहुत से बच्चे को पता ही नहीं कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत से बच्चे हैं जो उनको नहीं पता कि क्या कन्फ्लिक्ट है। तो अब आप जब इंटरव्यू पर्पज में जाएंगे तो वहां पे भी तो आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। क्या आप दिमाग को बंद करके आप इंटरव्यू के बहुत अच्छा इंटरव्यू चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाइए। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, 112 116 पढ़ा दिया मैंने, अब आपको मेरे मुंह से पुराने सेक्शन के नाम नहीं जाते, जैसे मैंने आपको 116 पढ़ा दिया, तो इस पर सोचिए और सोचिए कि यार और क्या हो सकता है इस आंसर्स में। जैसे कैन द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सेक्शन 116 बी रिबटेड बाय डीएनए रिपोर्ट? क्या डीएनए रिपोर्ट खत्म कर सकती है? अब आप खुद सोचिए। 100 वहीं पे 116 देखिए सर, ये दोनों प्रोविजन जो है ना, 116 बोलता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, और वहीं पे मैं बात करता हूँ डीएनए रिपोर्ट की। तो डीएनए रिपोर्ट जो है वो इटसेल्फ क्या है? इटसेल्फ ट्रूथ है। तो क्या सर सच्चाई अगर हो तो भी क्या इसको ये कंक्लूसिव रिबट नहीं कर सकती क्या? देखिए इन दोनों में तो है कंफ्लिक्ट, ये दोनों इक्वली तो नहीं है, अगर आप पूरी बात मेरी समझ रहे हैं तो। दीज प्रोविजंस आर नॉट इक्वल, क्योंकि 116 कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, ये डीएनए रिपोर्ट की बात करता है। हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ट्रुथ है यहाँ पे? क्या ट्रुथ स्टैंड करता है यहाँ पे? सच मान लीजिए कोई आदमी डीएनए रिपोर्ट ले आया दुबई से, क्या उसको अलाउ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली नहीं किया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो है ना सर, डीएनए रिपोर्ट है उसके पास में। फिर क्या किया जाए इन केसेस में, और कोर्ट क्या कहता है इन केसेस में, हम वो पढ़ेंगे। गौतम कुंडू ये सब पुराने जजमेंट्स हैं, इनको तो मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा इफ यू वांट, क्योंकि प्रीलिम्स में राजस्थान में अब तो नहीं पूछते, बहुत बहुत पुराने, मतलब आज के 7-8 साल पहले जो तैयारी करते थे ना, उस टाइम के एग्जाम सवाल हैं ये सारे। अब हम कुछ नए केसेस लिखवाऊंगा मैं आपको जो इस केसेस के ऊपर आए हैं। देखिए डीएनए रिपोर्ट दो चीज बताती है, एक तो बताती है रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं नातेदारी या संबंध। डीएनए रिपोर्ट क्या बताती है? दो चीज बताती है, या तो रिलेशनशिप बताएगी या फिर बताएगी आइडेंटिटी। ये दो चीजें बताती है डीएनए रिपोर्ट, या तो रिलेशनशिप बनाएगी या फिर आइडेंटिटी बताएगी, किसी की पहचान बताएगी या फिर किसी की नातेदारी या रिश्तेदारी बताएगी। ये दो ही चीजें बताती है। एक फादर के लिए जो उसका बेटा है वो क्या रिलेशनशिप है? उसकी रिलेशनशिप है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना डीएनए रिपोर्ट एक आइडेंटिटी बताए, हो सकता है ना कि उसको किसी आदमी पे शक हो कि यार इस केस का बेटा लगता है मुझे, क्या पता वो किसी दिन बुलाए और उसका भी कोई बाल का टुकड़ा लेके उससे डीएनए रिपोर्ट करवा ले, दोनों की रिपोर्ट मैच हो जाए तो एक पहचान हो गई, संबंध इसका नहीं इसका है। तो डीएनए रिपोर्ट से टेक्निकली दो चीजें पता लगती है, एक है रिलेशनशिप, एक है आइडेंटिटी। ठीक है, और डीएनए टेस्ट जो होता है, डीएनए टेस्ट एक साइंटिफिक ट्रूथ है। क्या है डीएनए टेस्ट? साइंटिफिक ट्रूथ। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, तथ्य है, साइंटिफिक ये ट्रूथ है। जो चीज ट्रूथ है, देखिए ट्रूथ कभी भी किसी भी प्रिजम्पशन के आगे आएगा क्या? ये बताओ मुझे। अरे सच्चाई तो सबसे ऊपर है, टेक्निकली बात ये है कि ट्रूथ है वो तो सबसे सुपीरियर है, उसके बाद है कंक्लूसिव प्रूफ जो जितने भी हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए न्यायालय को बहुत सारे जजमेंट देने पड़े हैं। ये तो हमें भी पता है कि हाँ भाई साहब ये ट्रूथ है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए, और अभी भी देखो तुम 116 में कहीं भी साइंटिफिक चीजों का नाम नहीं दिखा है इन लोगों ने। अरे कहीं भी 116 में साइंटिफिक चीजों का नाम लिखा है क्या आज भी?
ये वो 1872 वाले को फॉलो कर रहे हैं। ट्रुथ क्या होता है? स्वयं में अखंडनीय है। क्या ट्रुथ? ट्रुथ क्या है? सच्चाई स्वयं में अखंडनीय है। ट्रुथ इज इटसेल्फ इरेबिटेबल फैक्ट। इरेबिटेबल फैक्ट है। क्या आप ट्रुथ को रिबट कर सकते हैं? कैन यू रिबट द ट्रुथ? क्या ट्रुथ का खंडन, सच्चाई का खंडन किया जा सकता है? क्या सच्चाई को तोड़ सकते हैं आप? फाउंडेशन बेच हमेशा मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है ना, हमेशा, तो हमेशा। क्या होता है ना कि दिन में जब फाउंडेशन बेच रखा मैंने 2-3 दिन, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी पढ़ाने की, क्योंकि टॉपिक जो है इसमें मुझे बहुत डीप जाना पड़ता है। फिर दिन में क्या होता है ना, एनर्जी मेरी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो खुद में क्या है? खुद में इरेबटेबल है। लेकिन कोर्ट को यहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, सीरीज ऑफ जजमेंट्स। अब ये पूरी पूरी की पूरी बात सेटल हो चुकी है। 116 की जो बात है पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। जो साक्ष्य अधिनियम का जो 116 है अभी सेटल लॉ हो चुका है। सेटल कहां पे हुआ है कि सर ट्रुथ जो होता है वो ट्रुथ ही है, आप ट्रुथ को रिबट नहीं कर सकते। मतलब आप ट्रुथ को ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं 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 116 इंपोर्टेंट है। ये बात समझ में आई? क्योंकि देखिए कि दोनों प्रोविजंस है ना आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में ये सर, क्योंकि 116 तो मना करता है कि कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में हमने यही चीज पढ़ी है कि जब भी कोई चीज कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट उसके लिए कोई एविडेंस अलाउ ही नहीं करेगा। पर्पस हो, ऑल्दो देयर इज ए पर्पस, सोसाइटल पर्पस होता है, सारे पर्पस होते हैं, हमने मान लिया कि सोसाइटी का पर्पस है बच्चे को बास्टर्डाइजेशन से बचाना, जार जत्तू से बचाना, कि उसको बास्टर्ड नहीं बनाना, या फिर उसकी पैटर्निटी को लेजिटिमेट रखना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचिए तो किसी के साथ तो गलत हो रहा है ना। लो कभी भी इनजस्टिस का कोस थोड़ी बन सकता है। क्या लो कभी इनजस्टिस का तरीका बन सकता है? क्या लो कुछ ऐसा पॉइंट क्रिएट कर सकता है जिससे इनजस्टिस हो किसी पार्टी को, सच्चाई जानने के बाद भी? आप बताइए, क्या किसी के साथ अन्याय करने का कारण बन सकता है विधि? जब पता है सच्चाई डीएनए रिपोर्ट में है, उसको भी फिर आंखें मूंद लो तो फिर कैसे काम चलेगा? एक प्रोविजन मैंने पढ़ाया था आपको एसआरए में, डिक्लेरेशन, घोषणात्मक डिक्री। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए डिक्लेरेशन में पार्टी चली जाती है और डिक्लेरेशन का सूट डाल देती है कि डिक्लेयर करो कि ये मेरा बेटा नहीं है। फिर कोर्ट पूछेगा ना कैसे नहीं है, तो आदमी क्या लगाएगा? अपने डीएनए रिपोर्ट लगाएगा, ये डीएनए रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है? या फिर डिक्लेयर करो कि ये मेरे पिता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सेक्शन 34 भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एसआरए का, उसका भी तो रोल है। और जब तो डिक्लेरेशन नहीं होगा, हाउ वुड यू से दैट कि ये पॉइंट ऐसा है? हम्म हम्म इसी सब के बारे में तो बात करेंगे। टॉपिक अभी आज खत्म का हुआ है, क्लास बड़ी लंबी चलेगी, ठीक है? देखिए डीएनए रिपोर्ट जो है वो दो तरीके से काम कर सकती है। जैसे जैसे किसी एक तो किसी बच्चे ने लगाया, और एक जगह किसने क्या लगाया, एक तरफ फादर। बच्चा जो है बच्चा जो है वो 116 के एलिमेंट्स को, उसके जो जो तत्व है 116 के जो तत्व है, एलिमेंट्स हैं, he did not prove he did not prove the elements of section 116। उसने 116 के तत्वों को साबित नहीं किया। किसने? बच्चे ने। बच्चा भी तो बोल सकता है ना कि सर ये मेरे पिता है। अब 116 के एलिमेंट्स क्या हैं, उसको क्या साबित करना पड़ेगा कि एक लीगल मैरिज हुई थी सर मेरी माँ के बीच में, और जो जिसको ये पिता कह रहा है, और मैं उसी टाइम पैदा हुआ था, यही बोलेगा बच्चा। लेकिन बच्चा साबित नहीं कर पा रहा है।
और बच्चे को अल्टीमेटली क्या चाहिए कोर्ट से? डीएनए टेस्ट करवाओ। बच्चा क्या बोल रहा है कोर्ट में जाके कि सर डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर दीजिए, क्योंकि वो 116 को 112 जो 116 है उसको प्रूव नहीं कर पा रहा। वहीं पे हम बात करते हैं फादर की, तो फादर ने क्या किया है सर? जैसे फादर ने क्या किया है, फादर गए प्रूव कराने के लिए कि डैड ही इज नॉट माई चाइल्ड, भाई ये मेरा बेटा नहीं है। रेदर कॉन्ट्रेरी जो बच्चा था उसने प्रूव कर दिए सेक्शन 112 के एलिमेंट, और भाई पिता क्या है केस हार रहे हैं, और हारते हारते लास्ट में बोल रहे हैं कि सर क्या करा लीजिए आप। अब दोनों को क्या चाहिए अल्टीमेटली? डीएनए टेस्ट या डीएनए रिपोर्ट, जो भी आप बोलेंगे। दोनों को क्या चाहिए सर? तो एक तरफ पिता भी करवाना चाहता है, एक तरफ बेटा भी कराना चाहता है। दोनों अलग अलग केसेस हैं, ये सेम मत समझना इनको। इसमें इसमें तो बच्चे को चाहिए स्टेटस, पिताजी का स्टेटस, और इसमें फादर ये बोल रहा है कोर्ट से कि भाई ये मेरा बेटा नहीं है। दोनों सूट कहां फाइल हो रखे हैं? कॉमन, इनमें कॉमन चीज है सेक्शन 34 एसआरए, सेक्शन 34 एसआरए में सूट फाइल होगा आपका, जो कि बात करता है किससे? घोषणात्मक डिक्रियों से, डिक्रीज से, डिक्लेरेशन ऑफ सूट से बात करता है ये सेक्शन 34। डिक्लेरेटरी सूट, घोषणात्मक डिक्रिया, दोनों ने एक ही जगह सूट फाइल किया हुआ है। देखिए मेरे को आदत कितनी खराब हो गई है मेरी। एपीओ वाले पढ़ाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती क्या सर? ऐसे लिख रहे हैं, नहीं इस शीतल लिख रहे हैं। एपीओ में बहुत ज्यादा डिग डाउन नहीं करना पड़ता। एपीओ में ना, एपीओ में फाउंडेशन टाइप थोड़ी इतना डिटेल में जाके पढ़ाना होता है। एपीओ का तो ऊपर ऊपर से चलता है ना मैटर पूरा। जहाँ पे डिग डाउन करना तो वहाँ पे डीप भी जाते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता मैं एपीओ में। एपीओ के लेक्चर कम है, 40 लेक्चर में वहाँ पे एविडेंस हो रहा है, यहीं पे एविडेंस हो रहा है 80-90 लेक्चर में। तो डबल लेक्चर है अगर, तो मतलब उतना डिटेल में नहीं जाना। समझ में आ रही है? यहाँ 112 चला है 2-3 दिन, वहां पे आधे 1 घंटे में खत्म हो गया था। वो लेवल ऑफ क्वालिटी और लेवल ऑफ टीचिंग इफेक्ट होती है ना मेरी। फाउंडेशन का नाम फाउंडेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 80-90 लेक्चर लेंगे। एपी वाले बैच में भी मैं यही सब पढ़ाया मैंने, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ाया। वहां मैंने ये नहीं बताया कि फादर के ऊपर क्या बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार बच्चे पे क्या होगा, फादर पे क्या होगा। वहां सब चीजों पर डिटेल डिस्कस नहीं किया, मुझे पता है आरपीसी एग्जाम ले रहा है। एग्जाम कौन ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अथॉरिटी कौन सी एग्जाम ले रही है। आरपीसी एग्जाम ले रही है तो वो डायरेक्ट का पूछेगी। आरपीसी क्या होती है? डायरेक्ट बेस से ज्यादा जाती है, हाईकोर्ट डिटेल में जा रहा है, और हाईकोर्ट कंसेप्चुअल पूछ रहा है। जैसे इस साल सीपीसी पूरा पूछ लिया उन्होंने, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछ ले। नेक्स्ट टाइम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 15-20 सवाल हो और सारे टफ टफ पूछ ले इसे कंसेप्चुअल। उनको कर तो अपन तभी पाएंगे ना जब अपने डीप में पढ़ा हो। ऊपर ऊपर से देखिए, ऊपर ऊपर से पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आता है। ऊपर ऊपर से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना मैं, वही 20-30 क्लास में अगर मैं पूरा पढ़ा दूं आपको, 40 क्लास में पढ़ा दूं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट का नहीं मिलेगा। लेकिन आरपीएससी में रिजल्ट मिलता है। आरपीएससी में रिजल्ट मिलता है, एक तो बैरेक्ट पे आपका कोर्स कंप्लीट हो, बैरेक्ट पे कमांड हो, और मैक्सिमम आपने सवाल पेपर्स दिए हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हो। आरपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मतलब सवाल वहां पे टफ नहीं पूछे जाते, सवाल तो वहां पे इजी आते हैं, बस नेगेटिव मार्किंग में बच्चा फंस जाता है। नवंबर फर्स्ट वीक से अपने यहाँ पे एपीओ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वो भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, डालिए सिचुएशन नंबर 1। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। डायग्राम बनाते रहना, ठीक है ना? डायग्राम बनाते रहना, छोटी मोटी इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं। दिस इज सिचुएशन नंबर 2। बहुत बेसिक अंग्रेजी लिखते हैं, देखिए इंग्लिश का ऐसे लिखते हैं तब दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के इंग्लिश को भी देखिए। एपीओ में भी मेंस है इस बार। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए।
Child wants to prove, first originality, child wants to prove his legitimacy and child applied for DNA test. न्यायालय ऐसे लिखिए, बालक न्यायालय के समक्ष स्वयं की वैधता को साबित करना चाहता है और इसके लिए उसने डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन किया है डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन किया है। लिखिए कोर्ट्स अप्रोच, न्यायालय का दृष्टिकोण, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण होगा उसको देखिए। कोर्ट्स अप्रोच, न्यायालय का दृष्टिकोण, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, whether child has proved a strong prima facie case in his favor, whether child has proved a strong prima facie case in his favor, whether child has proved a strong prima facie case in his favor, क्या बालक ने स्वयं के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला रखा है, दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है ना। whether non allowing of DNA test would result into grave injustice to child, grave injustice to child, देखिए, यदि बालक को डीएनए परीक्षण के लिए उसका आवेदन अस्वीकार किया जाता है, उसका आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो क्या उसे गंभीर अन्याय होगा। कोर्ट को 2 पॉइंट देखना है। एक केस का नाम लिखिए, इसी पॉइंट में केस का नाम लिखिए, रोहित शेखर वर्सेस एनडी तिवारी। पहली चीज तो क्या है, प्रथम दृष्टया मामला दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? पहला क्या बताया मैंने? प्राइमा फेसी। अब एनडी तिवारी केस में क्या होता है सर? रोहित शेखर दिल्ली हाईकोर्ट में अप्लाई करते हैं कि प्लीज एनडी तिवारी इज माय फादर, इनका डीएनए टेस्ट लिया जाए, इनका डीएनए का परीक्षण लीजिए, इज माय फादर। दिल्ली हाईकोर्ट मना कर देता कि नहीं, क्योंकि प्राइमा फेसी कुछ प्रूव नहीं कर रहा है वो। ऐसा ना कि पन्नालाल जोहरी की तरह लॉकेट मिला है, हाँ, और पन्नालाल जोहरी की तरह वो सब लेटर्स लिखे हुए मिले, वो तो सब है नहीं। तो प्राइमा फेसी ही इज अनेबल टू प्रूव द केस प्राइमा फेसी, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या होता है, एनडी तिवारी को राज्यपाल बनाया गया, केरला का राज्यपाल बनाया गया, और वहां से कुछ फोटोज उनकी लीक होके आई बाहर। उनकी क्या है, कुछ फोटोज लीक होके आई, जैसा हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है। और जब कुछ फोटोज लीक होके आई तो उसके बाद में वापस रोहित शेखर कहाँ गए? कोर्ट के सामने गए। जो राजभवन होता है ना, राज्यपाल जब थे तो कुछ फोटोज आई, और फोटोज जो थी वो ठीक नहीं थी, तो कोर्ट को जाके फोटोज दिखाई और बोला कि सर ही इज माय फादर। तो कोर्ट को भी क्या लगा अब कि हाँ यार, नाउ देयर इज ए प्राइमा फेसी, क्योंकि किसी के भी ऊपर ऐसा आरोप तो लगाओगे नहीं, लेकिन जब उसके कुछ इमोरल पिक्चर्स बाहर आ जाएगा मार्केट में, तो फिर ये चीज साबित होगी नहीं होगी कि हाँ यार देयर इज समथिंग फिशी, इसका कराओ डीएनए टेस्ट। तो एनडीटीआर का डीएनए टेस्ट करवाया और यही मिला कि ये इसका क्या है, इसका बेटा था रोहित शेखर,
फिर इनकी शादी करवाई एनडी तिवारी, रोहित शेखर की माँ की शादी हुई दोबारा से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कोर्ट को सबसे पहले क्या देखना है? प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया मामला भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या अगर अगर उसके बाद भी अगर कोर्ट अलाउ नहीं करता तो भैया फिर तो क्या होता? फिर तो उसको ग्रेव इनजस्टिस तो है ही बच्चे को, जो बालक है। अब एनडी तिवारी बालक नहीं था इस टाइम पे, बड़ा हो चुका था। बालक का मतलब उसका बच्चे से मतलब है भाई। अब एनडी तिवारी का बच्चा भले से 40 साल का हो, लेकिन एक पिता के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है ना। ये थोड़े ना तो मियाँ को सर बच्चा कैसे था एनडी तिवारी? एनडी तिवारी तो बड़ा था उस टाइम पे। हाँ बड़ा होगा, लेकिन है तो उसका बालक ही ना। बात समझ में आई? तो कोर्ट ने जब तक प्राइमा फेसी नहीं था, कोर्ट ने अलाउ नहीं की उसकी डीएनए रिपोर्ट की एप्लीकेशन। लेकिन जैसे ही प्राइमा फेसी आया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया अपने आप। समझ में आ रही है कि व्हाई द प्राइमा फेसी इज वेरी नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ केसेस। इन मामलों में प्राइमा फेसी बताना क्यों जरूरी है? ऐसे आज कोई बोल दे कि अमिताभ बच्चन इज माय फादर, तो प्राइमा फेसी कैसे प्रूव करोगे भाई? आपने कहते कि सर वो मूवी हुई थी खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में उस टाइम अमिताभ बच्चन आए थे, तो चीज साबित कैसे करोगे? हाउ वुड यू प्रूव दैट थिंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि देखिए बच्चे के केस में क्या होता है ना, बच्चे के केस में डीएनए टेस्ट तब साबित किया जाएगा ना जब तो 112 को साबित करेगा। पहले तो 112 को साबित कर। बच्चे का केस क्या है पहले? 100, अरे यार पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में 112 क्यों निकलता है मुंह से? बच्चे को सबसे पहले क्या साबित करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? 116। पहले तो 2 कंडीशन साबित करेगा वो कि सर शादी हुई थी, और अगर अलग अलग भी हो गए थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग भी हो गए थे, माता पिता दोनों अलग भी हो गए थे, तो उसका मतलब ये है कि अलग होने के बावजूद भी 280 दिन बाद मेरा जन्म हुआ है। समझ में आई? बता सकता ना कि सर उस दिन वो अमेरिका चले गए थे, देखो सर चिट्ठी लिख के गए थे, उसके बाद 280 दिन काउंट कर लीजिए मैं हॉस्पिटल में पैदा हो गया हूँ। पहले तो 112 को साबित करे, फिर 116 को साबित करे। बच्चे की क्या ड्यूटी है? पहले तो 116 को साबित करे, फिर दिखा प्राइमा फेसी। जब तो 116 का प्रिजम्पशन ही रेज नहीं करवा, जब तक आप 116 का उदाहरण ही नहीं करवा पा रहे हो न्यायालय के समक्ष, पहले तो आप न्यायालय के समक्ष प्रिजम्पशन तो रेज करवाओ 116 का। जब एक बार प्रिजम्पशन रेज हो जाए आपका, देन यू विल डिसाइड व्हाट टू डू इन दिस टाइप ऑफ केसेस। हम सेक्शन 7 के रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, उसके रिलेशनशिप में एक टॉपिक 116 लिखवाया था मैंने, उसको पढ़ रहे हैं। याद है ना कहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? नहीं सर 116 में कैसे पहुंच गए? बात समझ में आ रही है? तो बच्चे को सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा 116 कि हाँ, पहले तो 116 की 2 कंडीशंस को पूरा करे। भाई लीगल मैरिज थी, दिखाए शादी का फोटो, देखो सर मंदिर में शादी हुई थी, सर ये आर्य समाज मंदिर में शादी की थी 20-30 साल पहले, ये रहा सर उसका पन्ना, जेरोक्स फोटोकॉपी। समझ में आ रही है? बाई सच वेज आपके पहले तो कोर्ट सामने ये चीज प्रूव करो, फिर प्राइमा फेसी दिखाओ। लिखिए इसमें एक लाइन लिखिए, by proving the conditions under section 116 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 धारा 116 की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, धारा 116 की शर्तों को साबित करने के पश्चात, धारा 116 की शर्तों को साबित करने के पश्चात, शर्तों को साबित करने के पश्चात the court will raise the question of paternity, the court will raise the question of paternity करने के पश्चात न्यायालय किसी पितृत्व के प्रश्न पर, न्यायालय किसी पितृत्व के प्रश्न पर अपना फैसला अभिनिर्धारित करेगा। कहाँ तक लिख रहा है इंग्लिश में? पैटर्निटी and adjudicate the same
and adjudicate the same. And adjudicate the same. Allowing of DNA test, allowing of DNA test, किसी भी DNA परीक्षण को स्वीकार करने से पूर्व, किसी भी DNA परीक्षण को स्वीकार करने से पूर्व बालक को 116 के तत्वों को साबित करना होगा। बालक को 116 के तत्वों को साबित करना होगा। बिफोर अलाउइंग, क्या लिखा है? Before allowing DNA test report, the child has to prove the elements of section 116. Child has to prove the elements of section 116. Here the burden of proof is upon the child. यहाँ सबूत का भार बालक पर होगा। ठीक है, we will discuss the second case. अब सेकंड केस में क्या है सर? फादर जो है वो डिनाई कर रहे हैं। फादर क्या कर रहे हैं? डिनाई। लेकिन फादर जो डिनाई कर रहे हैं, कोई पिता अगर मना कर रहे हैं कि 116 का प्रेजम्पशन नहीं लग रहा है, तो पहली बात तो ये 116 के अंदर खुद के अंदर क्या दिया हुआ है? एक अपवाद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? There is an inherent exception which is given in section 116. There is an inherent exception which is given in 116. There is an inherent exception which is given in section 116. एक स्वयं में एक अपवाद दिया हुआ है धारा 116 के अंतर्गत। हम इसको समझेंगे और बेसिक फंडामेंटल समझेंगे लॉ का क्या होता है। एक शब्द दिया हुआ है, देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बी गोटन। पहले इसको समझते हैं। एक शब्द है, डायरेक्ट निकालिए। एक शब्द है, देयर वाज नो एक्सेस, 112 निकाल लेना उसमें। देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बी गोटन। ठीक है, ये दर्शित ना किया जा सके विवाह के पक्षकार की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि उसका गर्भाधान किया जा सकता है। अब क्या होता है? गर्भाधान की पहुंच नहीं थी। एक शब्द है, क्या शब्द है? पहुंच नहीं थी, नो एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? पहले ये समझते हैं। देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बिगोटन। मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैप, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा ड्राइंग मेरी कमजोर है। ठीक है, दिस इज इंडिया। एक आर्मी का कर्नल पोस्टेड है इन सियाचिन। ठीक है, इसका ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स गंगटोक। गंगटोक कहां पे आता है? किसकी कैपिटल है गंगटोक? किसकी कैपिटल है गंगटोक? सिक्किम। इसका ट्रांसफर कर दिया सिक्किम। सियाचिन से सिक्किम ट्रांसफर कर दिया और ही इज इंस्टेड ऑन ड्यूटी। वो ऑन ड्यूटी, छुट्टी नहीं मिली उसको। उसकी जो फ्लाइट है वो कनेक्टिंग फ्लाइट है, दिल्ली उतरेगी और दिल्ली से फिर गुवाहाटी जाएगा, फिर गुवाहाटी से सिक्किम जाएगा। ये दिल्ली में जब उतरा, इसने अपनी वाइफ को बुला लिया एयरपोर्ट पे। 4-5 घंटे का कुछ डिफरेंस था, तो इन्होंने पास में एक होटल ले लिया, वहां पे डिनर विनर किया। बाद में ये सिक्किम चला गया ऑन ड्यूटी रहते हुए। बाद में इसकी वाइफ को एक बेबी होता है और ये कर्नल मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, और कहता है कि देयर वाज नो एक्सेस। वहां पे पहुंच नहीं थी हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में वो पहुंच नहीं थी। बात समझ में आ रही है? क्या चीज साबित करनी पड़ेगी? एक्सेस का मतलब क्या होता है? अब हस्बैंड को दिखा देगा, देखो सर ये मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट देखो सर डिपार्टमेंट की, छुट्टी नहीं है मेरी इस टाइम पे, ये बेटा मेरा है ही नहीं, मना कर दे। वाइफ बेचारी क्या करेगी?
होटल के बिल दिखाएगी, रेस्टोरेंट के बिल दिखाएगी, यही बताएगी कोर्ट में कि सर ये इसका बोर्डिंग पास 5 घंटे का लेओवर था। वो सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन हस्बैंड जो कह रहा है कि दैट देयर वाज नो एक्सेस, नो एक्सेस के पहले इसको ना साबित करना पड़ेगा, इसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। इसको क्या चीज डिस्प्रूव करनी पड़ेगी? इसको क्या चीज डिस्प्रूव करनी पड़ेगी? सबसे पहले इसको ये चीज डिस्प्रूव करनी पड़ेगी, इसको सबसे पहले ये चीज ना साबित करनी पड़ेगी कि भैया 116 के प्रिजम्पशन को इसको पहले ना साबित करना पड़ेगा। कैसे करेगा ना साबित? कैसे ना साबित करेगा? हस्बैंड को अगर चाहिए कि हस्बैंड बताना चाहता है कि वो बेटा मेरा नहीं है, हस्बैंड को पहले से ये चीज बतानी पड़ेगी कि 116 यहाँ पे नहीं लागू हो रहा। पहली बात तो ये, मैं अंडर एक्सेप्शन आ रहा हूँ। ऑल्दो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल है मेरे केस में, डाइवोर्स थोड़ी हुआ इनका अभी तक, तो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल है। ऑल्दो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है कि भाई कोई लीगली बोर्न हुआ है कोई पर्सन आउट ऑफ ए वेडलॉक, वो कंडीशन फुलफिल है। लेकिन आई एम फॉलोइंग इन एक्सेप्शन, मैं अपवाद के रूप में आ रहा हूं यहाँ पे। जब तक वो अपवाद को नहीं बताओगे आप, तब तक उस केस को आप साबित नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स, देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, आई वुड स्टार्ट क्लास फ्रॉम हियर टुमारो, यहाँ से क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसमें लिखवाऊंगा तो एक